ज्योतिष संवाद में नारा संचार के सभी दर्शकों का अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है जो आपने मुझे उत्तर मिला आपसे पिछले कुछ सप्ताहों में। बहुत आपने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे और जो आपका मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे बहुत खुशी भी है कि आप इस विषय में इतना आपको इंटरेस्ट आ रहा है। और मैं वही मेरा उद्देश्य भी है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो इस ज्ञान के बारे में। और आपका रिस्पांस देखकर मुझे वाकई में बहुत खुशी हो रही है। पिछले हफ्तों भी बहुत प्रश्न आए और सबसे बड़ी चर्चा जो हुई और जिसके बारे में मैंने बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं और दोस्तों ने भी मुझे बहुत टेलीफोन भी किए हैं कि हमेशा पितृपक्ष के बाद नवरात्रे शुरू हो जाते थे। अब कहते हैं कि क्या हो गया इस वर्ष, ऐसा क्या हो गया कि नवरात्रों के लिए हमें 1 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। और कलकत्ता से भी मेरे बहुत दोस्त हैं वहाँ पर, उन्होंने भी कहा कि जो उनका जो महालया पर्व होता है, पितृपक्ष का जो आखिरी दिन होता है, अमावस्या होती है, उसके बाद वो एकदम दुर्गा पूजा की शुरुआत कर देते हैं। और वो वातावरण वहाँ पर बहुत जोश का वातावरण होता है, बहुत ही सुंदर वातावरण होता है, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर लोगों का उत्साह देखने में दुर्गा पूजा में। और सब लोग तैयारी में लगे हुए थे। और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, अब लोग कह रहे हैं कि अभी तो दुर्गा पूजा 1 महीने बाद शुरू होगी। और कहा कुछ लोगों ने कि ये ज्योतिषियों ने क्या कर दिया, ये क्या हो गया एक्चुअली में। तो मैं अब सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और ये सबको पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे त्योहारों के बारे में, कि हम त्योहार हम कैसे मनाए जाते हैं। हमारे जो वैदिक सिस्टम है या हिंदू सिस्टम है, उसमें हम दो तरह के कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। एक कैलेंडर होता है सोलर कैलेंडर और एक होता है ल्यूनर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर बहुत सिंपल है कि जैसे ही सूर्य जो है मेष राशि में एंटर करता है, तो नए साल की शुरुआत हो जाती है। और ये हमेशा करीब 15 अप्रैल के आसपास होता है। तो 15 अप्रैल के आसपास नए वर्ष की शुरुआत हो जाती है। और सूर्य जो है एक राशि को क्रॉस करने में 1 महीने का समय लगता है, कभी 30 दिन का, कभी 31 दिन का। और 12 ही हमारे जोडियक में राशियां हैं, 12 ही महीने होते हैं। और जैसे जैसे सूर्य नई राशि में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उसको हम एक संक्रांति के रूप में मनाते हैं और बहुत बड़ा त्योहार होता है। जैसे कि आप मकर संक्रांति के बारे में सभी जानते ही हैं। बट 12 संक्रांति होती हैं एक साल में। और ये हमारा जो कैलेंडर है सोलर कैलेंडर, क्योंकि इसमें भी 365 दिन होते हैं इंग्लिश कैलेंडर की तरह, तो ये कैलेंडर बिल्कुल इंग्लिश कैलेंडर से मैच कर जाता है, कोई भी समस्या नहीं होती। दूसरा कैलेंडर होता है ल्यूनर कैलेंडर। ल्यूनर कैलेंडर का अर्थ है कि चंद्रमा का मूवमेंट नहीं, ये चंद्रमा और सूर्य का जो आपस में मूवमेंट होता है उसके ऊपर आधारित है ये कैलेंडर हमारा। और इसी कैलेंडर के ऊपर हमारे जो जितने भी फेस्टिवल हैं, इंडियन फेस्टिवल हो या इवन हिंदू फेस्टिवल, मुस्लिम फेस्टिवल भी जो है सो लूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये जो कैलेंडर है सूर्य और चंद्रमा की आपस में जो पोजीशन होती है उसके ऊपर आधारित है। इसका अर्थ ये होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं, तब महीने की शुरुआत होती है। और जब वापस दोबारा से उसी पोजीशन में आते हैं, तब एक हमारा ल्यूनर मंथ पूरा होता है। अब अगर आप थोड़ा सा मैं आइडिया दूं आपको कि जोडियक में जो सूर्य और चंद्र का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। सूर्य जो है एक दिन में 1 डिग्री मूव करता है जोडियक में। इसका मतलब 1 महीने को मूव करने में करीब 30 दिन का टाइम लगता है। और जो चंद्रमा है बहुत ही फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, उसकी गति बहुत तेज होती है और एक दिन में 13 से 15 डिग्री मूव करता है। और यह हम कहें कि एक दिन में करीब एक नक्षत्र को क्रॉस करता है। और जोडियक में 27 नक्षत्र हैं, इसलिए जोडियक को क्रॉस करने में चंद्रमा 27 दिन का समय लगाता है। और जब दोनों एक ही पोजीशन से जब दोनों की शुरुआत होती है, तो चंद्रमा 27.32 डेज में वापस वहीं पर आ जाता है। लेकिन इस पीरियड में 27 दिन में चंद्रमा भी, सूर्य भी तो मूव करता है एक दिन में 1 डिग्री, 27 डिग्री आगे चला जाता है। तो उसको फिर दोबारा से उसी पोजीशन में आने के लिए चंद्रमा को करीब 2 दिन का समय और लगता है। और इस तरह से हम देखें कि जो ल्यूनर मंथ का ड्यूरेशन है वो एग्जैक्टली
29.5306 डेज का होता है, या आप बहुत ही एक लेमन के तरीके से देखें तो 29.5 दिन का लूनर मंथ होता है। जैसे मैंने कहा कि हमारा इंग्लिश मंथ हो, सोलर मंथ हो, 30 या 31 दिन का होता है, लेकिन लूनर मंथ हमेशा 29.5 दिन का ही होता है, ना कम ना ज़्यादा। तो अगर हम एक महीने को 29.5 दिन का माने लूनर ईयर में, तो साल कितने दिन का होगा? 354, 354 दिन का। ये 365 या 366 दिन का नहीं होता लूनर ईयर, ये 354 दिन का एग्जैक्टली होता है हर साल। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी हमारे पर्व हैं, त्योहार हैं, वो सारे लूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड हैं। और हर वर्ष आप देखेंगे कि जो त्योहार होगा लूनर कैलेंडर के ऊपर जो बेस्ड है, 11 दिन पहले पड़ता है। दीपावली मान लीजिए किसी साल अगर 15 नवंबर को है, तो अगले बार 4 नवंबर को पड़ेगी, फिर 23 अक्टूबर को पड़ेगी। बट ये हम 11 दिन का हर वर्ष अलाउ नहीं करते अपने कैलेंडर में। हमारा कैलेंडर इतना वैज्ञानिक है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप जब सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा कि हमारा वाकई में किसी बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने ये कैलेंडर बनाया होगा। तो 2 साल तक तो हम अलाउ करते हैं 11-11 दिन का एडवांस होना किसी भी फेस्टिवल का, और आप देखते ही हैं कि हर फेस्टिवल जो है 2 साल तक 11-11 दिन पहले आता है। फिर तीसरे साल हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम है हमारा लूनर कैलेंडर को इंग्लिश कैलेंडर से एडजस्ट करने के लिए। हम तीसरे वर्ष लूनर ईयर में एक महीना ऐड कर देते हैं, जिसको कि हम अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मल मास कहते हैं। और हर तीसरे साल जो हमारा लूनर ईयर होता है वो 13 महीने का होता है, 12 महीने का नहीं होता। और अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा महीना ऐड करें? महीने तो 12 हैं, अब 12 महीने में से कौन सा महीना हमें ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि ये किसी की विम्स एंड फैंसीज पर नहीं छोड़ा गया, इसके लिए भी साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाया गया। इसके लिए कहा गया कि जिस महीने में हमारा एक लूनर मंथ जो होता है वो पूर्णिमा के दौरान होता है, कि कभी भी जिस लूनर मंथ में सन जो है, सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता, उस महीने को हम देखते हैं और उस महीने को अधिक मास डिक्लेयर किया जाता है। तो कोई भी पंचांग हो, कोई भी ज्योतिष हो, उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। और अधिक मास जो होगा तीसरे साल, वही महीना होगा सबके लिए, सब पंचांगों में वही महीना होगा। और मैंने कहा कि वो महीना जिसमें सूर्य अपनी राशि परिवर्तन नहीं करता। इसका अर्थ क्या है कि सूर्य को एक राशि क्रॉस करने में कुछ ज्यादा समय लगता है। और ज्यादा समय कब लगेगा? जब सूर्य और चंद्रमा की जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है सबसे ज्यादा होगी। और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है, सबसे कम जनवरी के महीने में होता है और सबसे ज़्यादा जुलाई के महीने में। तो इसलिए इस टाइप की पॉसिबिलिटी सिर्फ जुलाई के आसपास ही हो सकती है। और अगर आप रिकॉर्ड देखें पिछले 100 साल का भी, तो आप देखेंगे कि अधिक मास जब भी हमने डिक्लेयर किया, वो हमेशा अप्रैल और अक्टूबर के बीच का जो कोई महीना होता है हिंदी का महीना, उसी को हम अधिक मास डिक्लेयर करते हैं। तो ये भी एक फिक्स्ड है। जैसे मैंने कहा कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी की विम्स एंड फैंसीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, सो साइंटिफिक कि वही महीना होगा जिस महीने में सूर्य और अपनी राशि को परिवर्तन नहीं करेगा। और आप देखते हैं कि इस बार क्या हुआ कि ये महीना हमारा अश्विन का महीना हुआ, जिसमें सूर्य जो है राशि परिवर्तन नहीं कर रहा। तो अश्विन महीने को हमने अधिक मास डिक्लेयर किया। और सभी पंचांगों में, सभी पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे कोई भी पंचांग हो, सभी में जो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मल मास है, वो अश्विन का महीना ही डिक्लेयर किया गया। और चांस की बात है या एक कॉन्सिडेंस है कि इसी महीने में हमारे पितृपक्ष समाप्त हुए 17 तारीख को, 17 सितंबर को। और ये अधिक महीना शुरू हो गया, इसका मतलब ये अधिक मास स्टार्ट हो गया। और जैसे ही अधिक मास खत्म होगा, तो 17 अक्टूबर से आप देखेंगे कि फिर हमारे जो नवरात्रि या दुर्गा पूजा का समय जो है वो शुरू हो जाएगा। और हम फिर से जो है 17 अक्टूबर से उसी हमारा वातावरण, वही माहौल, फेस्टिवल का वातावरण शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कोई विचित्र घटना नहीं है, ये एक सिस्टम है दो कैलेंडर को एडजस्ट करने का, लूनर कैलेंडर को और सोलर कैलेंडर को।
और दूसरा ये देखिए कि ये जो कॉन्सिडेंस होता है काफ़ी दिन के बाद आता है। और ये जो सिचुएशन आज है, इस साल है, ये 2001 में हुई थी पहले। तो अब 19 साल के बाद हमें वही समय मिल रहा है, जबकि पितृपक्ष की समाप्ति पर और नवरात्रि या दुर्गा पूजा की शुरुआत में 1 महीने का जो अंतर आ गया है। और आप ये भी देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इवन जो मुस्लिम कैलेंडर्स होते हैं, वो भी जितने भी उनके फेस्टिवल हैं, वो भी ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है। लेकिन वहाँ पर कोई एडजस्टमेंट का सिस्टम नहीं है। और उनके जितने भी फेस्टिवल होते हैं, आप देखिए कि हर साल 11 महीने पहले आ जाते हैं। और हम देखते भी हैं कि कोई फेस्टिवल, उनका जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, कभी सर्दियों में पड़ता है, कभी जाड़ों में पड़ता है, कभी बरसात में पड़ता है, क्योंकि एडजस्टमेंट करने का सिस्टम नहीं है। और एक तो हो गया 1 महीने को ऐड करने का। और एक सिचुएशन हमारे जो लूनर कैलेंडर में ऐसी भी आती है कि जब हमें साल में 1 महीना कम करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं मास 6। और मास 6 एक बहुत ही रेयर फिनोमिनन है। जैसे कि मैंने कहा कि अधिक मास तो हमें हर तीसरे साल ऐड करना पड़ता है, लेकिन मास 6 की जो पॉसिबिलिटी होती है वो या तो 19 साल के बाद या 141 ईयर्स के बाद शुरू होती है। और लास्ट टाइम ये 1982-83 में हुआ था, उससे पहले 62-63 में हुआ था। तो ये अब पॉसिबिलिटी 82-83 से 141 ईयर्स के बाद आएगी। उसका भी सिद्धांत है कि कौन सा महीना कम करना है। उसका भी प्रिंसिपल यही है कि जिस महीने में सूर्य जो है अपनी 2 बार राशि परिवर्तन करता है, उस महीने को हम 1 महीना कम कर देते हैं। और ल्यूनर मंथ जो वैदिक सिस्टम है, हिंदू सिस्टम है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के दौरान होता है। और इस वर्ष जो अश्विन महीना अधिक होने की वजह से ये हमारे थोड़ा सा एक समझ में नहीं कहूँगा प्रॉब्लम है, दिस इज जस्ट कि हमने 2 कैलेंडर को एडजस्ट किया इस टाइप्स, इसलिए ये सिचुएशन हमें मिली। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये सिर्फ हमारा जो कैलेंडर है बहुत साइंटिफिक है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे जो नाम है हिंदू महीनों के, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन वगैरह जो है, अब आप कहेंगे कि ये नाम किसके ऊपर आधारित है? ये नाम हमारे नक्षत्रों के ऊपर आधारित है। नक्षत्र हैं 27। अब आप कहेंगे कि 12 नक्षत्रों की क्यों चुने गए 27 में से महीनों के नाम रखने के लिए, बाकी 15 क्यों नहीं चुने गए? तो ये जो कैलेंडर, जैसे मैंने कहा कि इतना साइंटिफिक है कि इतना एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी 1 महीना ऐड कर देते हैं हम, 1 महीना कम कर देते हैं। पर लेकिन जब महीने की शुरुआत होती है तो आप ताज्जुब करेंगे कि उस टाइम चंद्रमा उसी नक्षत्र में होता है जिस नक्षत्र के ऊपर उस महीने का नाम बेस्ड है। सो ब्यूटीफुल, सो साइंटिफिक कैलेंडर। वन कांट इवन इमेजिन कि किसने बनाया ये कैलेंडर एक्चुअली, कि इतना एडजस्टमेंट किया हम लोगों ने, फिर भी एडजस्टमेंट करने के बाद वी हैव रीच्ड टू द सेम पॉइंट एक्चुअली, कि महीने का शुरुआत हो रही है तो नक्षत्र भी वही है जिसका कि इसके ऊपर उसको महीने का नाम बेस्ड है। हाउ कैन वन थिंक ऑफ सच ए ब्यूटीफुल साइंटिफिक इंटरेस्टिंग कैलेंडर एक्चुअली? पर्टिकुलरली जो हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम लोगों का तो सोचना भी मुश्किल है कि जिसने भी बनाया होगा वाकई में ही बहुत मेहनत का काम है, बहुत इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया होगा, बहुत प्रूडेंस का इस्तेमाल किया होगा जब ये कैलेंडर शायद बना होगा। तो मेरा ये उद्देश्य था कि आपको बताने का कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ज्योतिषियों ने इसमें कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ हर तीसरे साल होता है और ये एक कॉन्सिडेंस है, ये चांस है कि अश्विन महीना इस बार हमें अधिक महीना डिक्लेयर करना पड़ा, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अभी मेरे पास कुछ व्यक्तिगत प्रश्न भी आए हैं काफ़ी। और जैसा मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज्योतिष के बारे में भी लोग पूछते हैं और व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछते हैं। एक प्रश्न है, मनीषा जी ने गाजियाबाद से पूछा है। ये थोड़ा सा ज्योतिष से संबंधित है, थोड़ा टेक्निकल है, फिर भी मैं आप बताना चाहूँगा कि कहती हैं कि किसी नेटिव का चौथे भाव में शनि जो है एक्वेरियस या कुंभ राशि में बैठा हुआ है। और दशमांश चार्ट में, D10 चार्ट में वो 12th हाउस में है, लेकिन उसी राशि में है, एक्वेरियस साइन में, कुंभ राशि में। तो उसके हमारे प्रोफेशन से संबंधित क्या रिजल्ट होंगे? मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो
हमारा लग्न चार्ट होता है, जो जनरली जिससे आप सभी परिचित भी हैं, वो एक जनरल चार्ट होता है। और हम लाइफ के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को एग्जामिन करने के लिए इंडिविजुअल चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट का मतलब हो गया कि जैसे प्रोफेशन है, मैरिज है, वेल्थ है, प्रोजैनी है। तो ये एक एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट होते हैं जिसको हम डिटेल में एग्जामिन डिविजनल चार्ट की मदद से करते हैं। और डिविजनल चार्ट में जब कोई भी ग्रह लग्न चार्ट में और किसी भी डिविजनल चार्ट में कोई ग्रह एक ही राशि में होता है, तो हम कहते हैं कि वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, वर्ग में उत्तम हो जाता है। और वर्ग में उत्तम होने से वो ग्रह शुभ फलदायक हो जाता है, लेकिन उसी लाइफ के एस्पेक्ट के लिए, ना कि जनरल शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा मनीषा जी ने कहा कि चतुर्थ भाव में शनि कुंभ राशि में स्थित है, और कुंभ राशि में जो शनि होता है उसका मूल त्रिकोण राशि है, अपनी राशि है, और यहाँ पर बहुत पावरफुल होता है अपनी राशि में। और चतुर्थ भाव से वो 10वें भाव को, जो कि प्रोफेशन का भाव है, उसको भी वहाँ से एस्पेक्ट करता है। तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे प्रोफेशन पर होता है। और क्योंकि शनि बहुत शुभ है कुंभ राशि में बैठकर और प्रोफेशन के हाउस को देख रहा है, तो इसलिए बहुत शुभ हो जाता है प्रोफेशन के लिए। और साथ में वर्गोत्तम हो गया। D10 चार्ट हमारा कैरियर एनालिसिस चार्ट है, प्रोफेशन एनालिसिस चार्ट है, और कोई भी प्लैनेट जब वहाँ पर वर्गोत्तम हो जाता है तो उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही शुभदायक हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो ग्रह आपका दशमांश चार्ट में D10 चार्ट में वर्गोत्तम होकर बैठा हुआ है, बहुत ही शुभ फलदायक होगा आपके प्रोफेशन के लिए। और भी प्रश्न आए हैं मेरे पास, एक गाजियाबाद से ही एक प्रश्न और है। डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 79, और टाइम है 13:48, और सहारनपुर। इन्होंने पूछा है कि इनकी फिजिकल हेल्थ और फाइनेंस के बारे में, और साथ में ये भी पूछा है कि कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, और पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो इन सबको मिलेगा या प्रॉब्लम सॉल्व होगी अथवा नहीं होगी। मैंने आपका हॉरोस्कोप देखा, और हॉरोस्कोप में बहुत प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है। जैसे लग्न आपका वो कन्या राशि है, और जो 8वें घर में मंगल अपनी राशि में है, 9वें घर में शुक्र अपनी राशि में है, और सूर्य के साथ स्थित है। बुध 10वें घर में अपनी राशि में है, और वो कहते हैं कि एक पंच महापुरुष योग होता है, भद्र महापुरुष योग वो बना रहा है। गुरु उच्च राशि में है 11वें घर में, और शनि और राहु 12वें घर में स्थित है। तो ये बहुत अच्छी, मैं कहूँगा, प्लैनेट की स्थिति है। और इस टाइम पर्टिकुलरली कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि कोई हेल्थ से संबंधित इशू हो या कोई भी फाइनेंस से संबंधित इशू हो। लेकिन इनकी जो दशा इस समय चल रही है वो बुध की दशा चल रही है, जो कि बुध की दशा में गुरु का जो अंतर्दशा है वो है। और ये अंतर्दशा जो है 17 नवंबर 2021 तक रहेगी, और इसके बाद बुध में शनि की अंतर्दशा शुरू होगी। और अगर हम थोड़ा सा देखें कि जो इनका लिब्रा साइन है, तुला राशि है, वहाँ पर चंद्रमा स्थित है, और चंद्रमा के ऊपर शनि का भी एस्पेक्ट है और केतु का भी एस्पेक्ट है। तो चांसेस हैं, संभावना है कि नवंबर 21 के बाद ये कुछ जैसे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम या यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। और उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये भी है कि जो मरकरी के बाद जो अगली दशा शुरू होगी वो भी केतु की दशा शुरू होगी, और केतु की दशा 7 साल तक रहती है। तो उस टाइम भी जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, तो उसका इनको अभी से ध्यान रखना चाहिए, अभी से उसका इलाज कराना चाहिए। और जहाँ तक फैमिली इश्यूज का सवाल है या इनहेरिटेंस का सवाल है, उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। वो सब चीज़ें बहुत आसानी से सुलझ जाएंगी, क्योंकि इनके जितने भी प्लैनेट हैं 9, 10th, 11th, 8th हाउसेस, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है उनका। तो इसलिए कोई भी इस टाइप की समस्या होने की संभावना नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मुझे यही लग रहा है कि जो नवंबर 21 के बाद
जो किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे किडनी स्टोन वगैरह हो जाते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका इनको अभी से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। ज्योतिष में बहुत उपाय भी बताए गए, और ज्योतिष के उपाय के अलावा भी आप जो भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, जो भी उपाय कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, और ये करने से डेफिनेटली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। एक प्रश्न नरेंद्र शर्मा जी ने दिया किया है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 79 है, 940 है, और बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में पूछा है कि इनका भविष्य जो है आने वाले समय में कैसा रहेगा। तो अगर हम इनके प्लैनेट की पोजीशन देखें, और इस समय जो इनकी दशा शुरू हुई है वो गुरु की दशा शुरू हो गई है। पहले इनकी शनि की दशा थी, और सॉरी राहु की दशा थी, और राहु के बाद अब गुरु की दशा शुरू हुई है नवंबर 2018 से। और गुरु गुरु का जो पीरियड है वो 8 जनवरी 21 तक है। उसके बाद गुरु में शनि की दशा शुरू होगी, और शनि का प्लेसमेंट इनके हॉरोस्कोप में या हम डिविजनल चार्ट में भी देखें तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। नवांश चार्ट में भी शनि अपनी राशि में है, उसी 11वें भाव में भी है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब अगर पिछली महादशा बहुत अच्छी नहीं होती, तो जब नई दशा शुरू होती है तो उसका भी जो पहला सब पीरियड या अंतर्दशा होती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती। तो इसलिए शायद अभी उसके गुरु के इनको पूरे रिजल्ट अभी नहीं मिल पाए हैं, और अगले साल से जनवरी 21 से जो टाइम शुरू होगा उसमें इनको गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में इनका काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी सब्सटेंशियल गेन भी होंगे, और लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी। तो मैं यही शर्मा जी को बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए दिसंबर तक, और लगता है कि जनवरी के बाद काफ़ी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। एक प्रश्न आया है हरदोई से, जिनका कि डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 82, टाइम 2:30 है, और हरदोई का प्लेस ऑफ बर्थ है। ये कहते हैं कि संतान से संबंधित है कि 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, और कोई चांस है बेबी होने का या नहीं है। तो अगर हम इनका हॉरोस्कोप देखें तो संतान सुख हम 5वें भाव से देखते हैं, और इनके हॉरोस्कोप में जो असेंडेंट है वो कर्क राशि का है, और 5वें घर में मंगल का प्लेसमेंट है, और उसको जो है शनि देख रहा है। तो मंगल शनि का जो कंबाइंड एस्पेक्ट है वो इंडिकेट करता है अबाउट द मिस कैरेजेस वगैरह के बारे में जो है। और अनलकीली जो है दशा भी शनि की चल रही है महादशा, और वो 5 मई 21 तक रहेगी, और 5 मई 21 के बाद इनका जो महादशा शुरू होगी वो बुध की महादशा शुरू होगी। और बुध की महादशा को देखा जाए, क्योंकि हम जो संतान सुख देखते हैं वो जो डिविजनल चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं वो सप्तांश चार्ट होता है, D7 चार्ट होता है। तो हमें D7 चार्ट से देखना पड़ता है कि क्या चांसेस हैं, बुध की दशा में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मैंने देखा कि जो सप्तांश चार्ट में बुध है वो लग्न का जो स्वामी है चंद्रमा उसके साथ स्थित है, और वो इंडिकेट करता है कि बुध की दशा में संतान होने की बहुत अच्छी संभावना है। और उसके बाद जो गोचर भी है, पर्टिकुलरली जब गोचर गुरु का 12वीं राशि में या मीन राशि में होगा, जो इनका नवम भाव है, और वहां से ये 5वें भाव को देखेगा भी है। और गुरु का जो गोचर 12th साइन में करीब ये मार्च 22 में होगा, और तो ये लगता है मुझे कि नेक्स्ट ईयर के करीब अगर कंसेप्शन होगा तो करीब मिडिल में नेक्स्ट ईयर की पॉसिबिलिटी है, और अगले साल 22 में जो है वो संतान होने की पूरी संभावना है। तो ये इनका है। और अभी अभी मुझे एक प्रश्न मिल रहा है
वीनू जी के वीनू जी बता रहे हैं का प्रश्न है ये। और इसमें इन्होंने कहा है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 70, टाइम ऑफ बर्थ इज 0054, फिर एंड प्लेस इज मेरठ। आई जस्ट वांट टू नो about my condition now because Mercury is the lord of my 8th house और मैं मरकरी की दशा 2019 से शुरू हो चुकी है। I've started studying astrology these days, but I'm finding a loss of memory, loss of words, and I have a problem with my eyes, teeth, and throat. Kindly let me know what remedy should I seek to please the Lord Mercury. Also, from the month of June 20, Saraswati is also starting, has also started. So what should I do? So let us see their horoscope, Vinuji. हाँ, तो विनोद जी आपने कहा कि आपका जो लग्न है वो स्कॉर्पियो साइन है, उसका लॉर्ड मंगल है, और मंगल जो है 6th हाउस में अपने साइन में प्लेस्ड है along with the सैटर्न, और उसके ऊपर केतु का एस्पेक्ट भी है और जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। और 8th हाउस का लॉर्ड गुरु है, सॉरी बुध है। और जो भी हमारा ऑकल्ट सब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलरली ज्योतिष, जैसा आपने कहा कि मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि 8th हाउस जो 8वां भाव है हमारे ऑकल्ट सब्जेक्ट का हाउस है, और उसकी जब दशा ऑपरेट होती है और 8वें भाव के साथ जो ज्ञान के प्लानिट हैं हमारे गुरु और बुध, जब उनका संबंध होता है तो हमें एक ज्योतिष जैसा सब्जेक्ट सीखने की इच्छा होती है, हमारा एक टेम्पटेशन होता है। तो वो ठीक है, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी मरकरी है, और मरकरी होने की वजह से आपके अंदर ज्योतिष सीखने की इच्छा भी हुई। अगर हम दशा को देखें तो दशा जो है आपकी मरकरी की ही शुरू हुई है 11 जून 2019 से। और मरकरी का थोड़ा सा अगर आप हॉरोस्कोप में देखें कि ये जो 4th हाउस में प्लेस्ड है, और सन और राहु के साथ उसका प्लेसमेंट है, इसका मतलब मरकरी थोड़ा एफ्लिक्टेड है। और मरकरी हमारा नर्वस सिस्टम है, या जो आपने कहा कि लॉस ऑफ मेमोरी या लॉस ऑफ वर्ड्स वगैरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक इस ऑल बिकॉज कि मरकरी की दशा जो है ऑपरेट हो रही है। और मरकरी का थोड़ा एफ्लिक्शन होना ये इंडिकेट करता है कि इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। तो साढ़े साती की जो आपने बात की, साढ़े साती आपकी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 24 जनवरी 2020 को। तो उसका भी इफेक्ट है कि जो मरकरी का जो एफ्लिक्शन है वो और बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो रही है। तो ये साढ़े साती में होता है, क्योंकि जब भी शनि हमारे नेटल मून के आसपास आता है तो हमें मेंटल टेंशन को तो बढ़ाता ही है, वो तो बेसिक नेचर है प्लानिट का। लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि खराब होंगे आपके हॉरोस्कोप में, रिजल्ट आपके ठीक रहेंगे आपके हॉरोस्कोप में। सिर्फ आपको जो इस समय करना है, थोड़ा सा जो बुध के लिए अगर आप कोई भी उपाय करें, और बुध का जो सिंपलेस्ट उपाय है कि आप हरी चीज़ का दान करना वेडनेसडे के दिन। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप, सबसे अच्छा है कि अगर आप गाय को चारा खिला सकते हो, हरा चारा बुधवार के दिन। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर प्लैनेट मरकरी। और आप जैसे कहा कि आप मेरठ से हैं, तो मेरठ में मुझे नहीं लगता कि वहाँ गौशालाएं नहीं होंगी, वहाँ बहुत गौशालाएं होंगी। और आप अगर बुधवार के दिन वहाँ पर गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि आपके हॉरोस्कोप में ज्योतिष सीखने के बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं। तो आप ज्योतिष सीखना अपना जारी रखिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इसमें पूरी तरह से सफलता मिलेगी, क्योंकि उसका लॉर्ड ही मरकरी नहीं है 8th हाउस का, 8th हाउस को गुरु भी देख रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन ऑफ 8th हाउस।
जब ऑकल्ट सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। और ये जो समस्या है, जो आपने कहा कि कुछ लॉस ऑफ मेमोरी है या लॉस ऑफ वर्ड्स हैं, ये थोड़े समय है। आप बुध ग्रह का उपाय करिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आप ज्योतिष भी बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। और दोस्तों, फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अपना जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सो मच।